जय हिंद। नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सैयद वंश के बारे में। इससे पहले मैंने पढ़ा चुका था खिलजी वंश के बारे में, और ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और ये सैयद वंश। ठीक है, ये सब वंश पढ़ाऊँगा और उसके बाद पढ़ाऊँगा लोधी वंश। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो बिना वीडियो देखे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं पढ़ाया था ये खिज़िर खान के बारे में। खिज़िर खान जो थी, ये खिज़िर खान जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के जो चचेरे भाई थे, उसके बाद सिकंदर शाह थे, उसकी हत्या कर दी थी और खुद क्या कर दी थी, संस्थापक बनी। तो सैयद वंश के संस्थापक 1414 से 1451 तक चली। इस वंश के संस्थापक जो थे वो खिज़िर खान थे। खिज़िर खान ने जो संस्थापक नहीं, जब भी संस्थापक बनता है तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की। इन्होंने बोला वो सुल्तान ही नहीं, हमेशा वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद इसके मुबारक शाह इसका अगला सदस्य थे, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद आया कि अगला सदस्य मुबारक शाह, ठीक है, अगला शासक थे। इन्होंने क्या किया कि जब ये सुल्तान की उपाधि धारण की, ये आया तो ये सुल्तान की उपाधि धारण की। सैयद वंश के बारे में ज़्यादा नहीं कहा गया है। इसका अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम था। सैयद वंश के अंतिम शासक का नाम था अलाउद्दीन आलम। उसके बाद जो है इसकी हत्या जो है लोधी वंश के शासक बहलुल लोधी ने 1451 में इस वंश की हत्या कर दी गई। और इस वंश के काल को मकबरा का निर्माण काल कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कोई खास काम नहीं किया। इस इतिहासकार इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती। इनकी फर्स्ट इस्लामिक मकबरा जो है, इस्लामिक मकबरा जो है तो से बनाई थी, और फर्स्ट शुद्ध इस्लामिक मकबरा जो है बलबन ने बनाई थी। ठीक है, यानी इस वंश के जो थे सैयद वंश के काल को ही मकबरा का निर्माण का काल कहते हैं। ठीक है, और इस वंश के फर्स्ट काल में जो था इस्लामिक का मकबरा बनाया गया था जो तुतमिश, लेकिन शुद्ध इस्लामिक मकबरा जो है बलबन ने बनाया था। उसके बाद सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश कब आता है? 1451 की 1451 तक इसका कार्यकाल था। 1451 से 1526 तक रहता है लोधी वंश। ये पूरे वंश का आखिरी वंश रहता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पूरा वंश का आखिरी वंश रहता है। और इसी आखिरी वंश में रहता है इब्राहिम लोधी, जो बाबर मानते था, वो अभी मैंने बताऊं। तो लोधी वंश से लोधी वंश के संस्थापक बहलुल लोधी जब राजा बनता है तो इन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। पहली बात, ये जो था दरबारी का रिस्पेक्ट करता था बहुत। जब दरबार के लोग बैठते थे सभा में तो सबको बोलते बैठिए, सब बैठ जाते थे तब ये बैठते थे, यानी ये दरबारी को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। साथ में ये बहलुल लोधी जो थे इस सिक्के चलाए जिसका नाम रखा है बहलुली सिक्का। बहलुली सिक्का किसने चलाया था? बहलुल लोधी जी। इन्होंने क्या किया कि जौनपुर पर आक्रमण कर, इसके शासनकाल में ये क्या किया, जौनपुर पर आक्रमण कर दी। साथ में सेकंड शासक बने। इसके बाद इसका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा शासक आए जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक योग्य शासक था, बहुत बड़ा योद्धा था, योग्य शासक था। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की। क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं कि आगरा की स्थापना किस राजा ने की थी, तो जिसका नाम था सिकंदर लोधी। किस वंश के राजा ने की थी? तो लोधी वंश के संस्थापक के बाद जो आया था सिकंदर लोधी, उन्होंने ही क्या किया था, आगरा की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है आगरा, तो उस जिले की क्या की थी, स्थापना की थी 1504 में। उन्होंने क्या किया था, गुलरुखी नामक पत्रिका चलाते थे। पत्रिका था, पेपर जिसको न्यूज बोलते हैं, उसका नाम था गुलरुखी नामक उन्होंने क्या चलाया था, पत्रिका चलाया था। और उसके बाद बताया इन्होंने क्या किया, जब ये राजा बना था सिकंदर लोधी, तो इन्होंने क्या किया, लड़कियों को, औरतों को मजार पे जाने से मना कर दिया गया। बोला कि कोई औरत मजार पे नहीं जाए। साथ में इन्होंने ताजिया निकालने पर भी बैन कर दिया। बोला ताजिया इस्लाम धर्म में जायज नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ताजिया पर भी क्या कर दिया, बैन लगा दिया। इन्होंने क्या किया कि जमीन की पैमाइश के लिए, जमीन की अच्छी की तरह से बेईमानी ना हो और पूरी पैमाइश का पैसा राजा के पास आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गजे सिकंदरी नामक एक कागजात बनाता था। गजे सिकंदरी नापने के लिए नाम था, जिसका नाम था गजे सिकंदरी। उससे जमीन की पैमाइश की जाती थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी जो थे ये उसके बाद राजा बना, लेकिन इसके जो अपने परिवार थे इसी के दुश्मन बन चुके थे। तो 1518 में जो खतौली युग में जो राणा संगा इससे मार दिया। राणा संगा राजस्थान का राजा था और खतौली के युग में इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया इब्राहिम लोधी को। ठीक है, पराजित कर दिया। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी के संबंधित के बारे में बताते हैं कि इब्राहिम लोधी जो थे इसके जो संबंधी थे, तो आलम खान लोधी, चचा दौलत खान लोधी, जो भारत में जो आने वाली बाबर को इनवाइट किए थे कि आइए
और इब्राहिम लोदी को क्या कर दीजिए, पराजित कर दीजिए, मार दीजिए, और हमें सब चीज धन दे दीजिए और वापस चले जाए। बाबर बोले जी है, जो आप बोलिए, क्योंकि बाबर ऐसा व्यक्ति था, ये भी मुगल से आया व्यक्ति था मध्य एशिया से, ये भी रहने के लिए जगह खोज रहा था, और इसको मौका कहाँ मिल गया, भारत में रहने का। तो बाबर को एक मौका मिल गया, क्या मौका मिल गया कि ये जो था आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी आया और बोला कि आप आइए इब्राहिम लोदी को मारिए और सारा धन दौलत मुझे दीजिए, आप चले जाइए। बोले जी ये जो आप बोले। उसके बाद ये जो था राणा सांगा, इन्होंने भी बाबर को इन्वाइट किया, बोले सुनिए आप आइए इब्राहिम लोदी को मारिए, साथ में दोनों को मारिए, पूरा धन दौलत मुझे दीजिए। जी है जो आप जो बोलिए, ठीक। बाबर अच्छी तरह से जानता था कि अब उसे रहने की अस्थायी भारत में होगा, क्योंकि भारत के अपने ही लोग, भारत के अपने ही राजा अपने ही दुश्मन है। जैसे देख लीजिए इब्राहिम लोदी के कौन थे, आलम खान लोदी चाचा दौलत खान लोदी, ये दोनों इसके अपने ही थे परिवार के, लेकिन दुश्मन थे, ठीक है। तो बाबर को उन्होंने बोला, अब बाबर जब आते हैं तो इन्होंने जो था 1526 में कहीं पे लिख लीजिए आप कि पानीपत के पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने जो थी इब्राहिम लोदी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी, मतलब इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था, पूरे दिल्ली सल्तनत का, जितना मैंने काल पढ़ाया 5 का है ना, इस पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ये शासक था जो युद्ध के मैदान में क्या किया गया, मारा गया बाबर के द्वारा, ठीक है। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की समाप्ति कर दी थी। उसके बाद जो है इस वंश का अंत हो गया, और इस वंश के अंत में दूसरा वंश का उदय हुआ जिसका नाम रखा गया मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत का तो खत्म, अब आ गया कौन सा वंश, मुगल वंश। अब मुगल वंश के संस्थापक बाबर बन गए। कि इसके बाद में पढ़ाऊंगा कि कैसे बाबर ने आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राज, इस सब को पराजित किया था, ठीक है। वो एक तरह का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, पानीपत हुआ था, एक खानवा हुआ था, चंदेरी हुआ था, घाघरा हुआ था, ये सब युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर के बारे में अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो ये अलग समझिए। अब चलते दिल्ली सल्तनत के कुछ रूल्स को जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का रूल्स क्या था, दिल्ली सल्तनत में जो था इस्लामिक कानून था, जब भी कोई भी राजा आया इस्लामिक कानून लगाया। दिल्ली सल्तनत में लगाने वाले ज्यादातर राजा क्या थे, इस्लामिक थे, मुसलमान थे, तो वो इस्लामिक राजा, लेकिन भारत में मुस्लिम ज्यादा नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम जो थे वो क्यों थे, तुर्की थे, ठीक है। मुस्लिम की आबादी कम थी, लेकिन तुर्की की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जब भी कोई राजा ने यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया तो उसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था, खेती बाड़ी में अपना जीवन व्यतीत करता था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इन्होंने क्या किया, 5 से 6 प्रकार के टैक्स लगाया। हर राजा आया तो उन्होंने 5 से, जैसे अलाउद्दीन आया, ये आया तो 5 से 6 प्रकार के टैक्स लगाया था। जैसे आपको पहले वीडियो में पढ़ा था जजिया, जकात, खुस्म, खराज, चरी, घड़ी, 5 से 6 हो गया, इन्होंने लगाया। इन्होंने क्या किया, टैक्स के वसूलने के लिए चौधरी नामक क्या थे, जो छोटे छोटे राज्य में होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको चौधरी नाम का एक व्यक्ति होता था जो वसूलते थे, और बड़े बड़े जमीन के लिए जो निश्चित टैक्स वसूलते थे, ठीक है। उसके लिए इक्तदार की व्यवस्था की, बड़े बड़े पैमाने पर करते थे, निश्चित टैक्स करते थे इक्तदार। दिल्ली सल्तनत का कुछ और का रूल्स है। पहला, उसके रूल्स में क्या होता है, प्रमुख सिक्के चलाए गए, और दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा सिक्का चलने वाला था वो था टका और था जीतल। ये दो ही सिक्का ऐसा था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा चला था, और इल्तुतमिश ने ये सिक्का को चलाया था। दिल्ली सल्तनत का चलते साहित्य में, साहित्य मतलब लिखना, ठीक है, कविता, ये सब साहित्य। तो दिल्ली सल्तनत में ज्यादातर साहित्य लिखी जाती थी, स्टोरी लिखी जाती थी, वो फारसी भाषा में ज्यादातर प्रचलन थी। फारसी भाषा उर्दू के ही जैसा होता था, फारसी भाषा में प्रचलन थी। सबसे बड़े कवि जो थे उस दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है, जो मंगलों द्वारा इसको क्या कर दी गई थी, बंदी बनाई गई थी। सबसे बेस्ट ये थी अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक यानी 7 वंश तक के दरबारों में ये रहे थे। कौन, अमीर खुसरो, यानी 7 दरबारों तक ये क्या कहते हैं, अमीर खुसरो रहे थे। आगे चलते हैं, इनकी जो है जानकारी, ये जो अपनी जानकारी देते थे, ये बोलती थी, इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, ये हिंदी, फारसी तक खड़ी बोली बोलती थी, ये ज्यादा ये सब लैंग्वेज में बातें करते थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मैंने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा, निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के एक तरह का बहुत बड़ा दरगाह के मौलाना थे, तो निजामुद्दीन औलिया की क्या थे, शिष्य थे। इसे तबला और सितार का आविष्कार इन्होंने किया था। तबला और सितार का आविष्कार जो इसके शिष्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही एक पहला व्यक्ति था जो फर्स्ट व्यक्ति था जो तबला और सितार की स्थापना की थी, आविष्कार किया था।
इसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। इसकी जो तबला सितार जो बनाती है, ये जो सितार बनाता है, सितार एक ऐसा चीज है जिसमें हिंदू और प्लस मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सितार को हिंदू प्लस मुस्लिम करके कोई बजा सकता है, वो हिंदू है मुस्लिम, बात एक ही है, ठीक है। इन्होंने सितार कर दिया। सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था लोधी वंश से। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दें कि ये मोहम्मद महमूद लोधी का ये था, चचेरा भाई था, बताया भी था मैंने पिछले वीडियो में। तो सल्तनत का एकमात्र शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसे अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये पूरे सल्तनत का एकमात्र शासक था जो अपनी कथा खुद से लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। एक बुक्स का नाम था फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, इसकी बुक्स का नाम था, ठीक है। बस इतना ही शॉर्टकट में आज खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगला सल्तनत का पढ़ाऊंगा मुगल सल्तनत, बाबर के बारे में। उसके बाद इनकी बात बंटवारा हो गई। बंटवारा होने के दौरान वो दो बंटवारे में बटी गई थी। एक बंटवारा जो था वो विजयनगर और साम्राज्य, विजयनगर बहुमनी साम्राज्य सबके बंटवारा हुई थी। उसके बाद बताऊंगा अगले वीडियो के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।